यहाँ हमारे 3 बहनें बैठी हुई हैं। वीर बलिदानी सीताराम यादव जी को जिन्होंने मारा, उनको फांसी हुई, जोर से बोलिए। उनकी नागरिकता खत्म हुई, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, उनका नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट हुआ नहीं। जिन्होंने रविशंकर जी को मारा, संजय जी को मारा, ये जिन लोगों ने मारा उसमें किसी को फांसी नहीं हुई, किसी की नागरिकता खत्म नहीं हुई, किसी की प्रॉपर्टी नहीं जब्त हुई, किसी का नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट नहीं हुआ। आदरणीय कुलकर्णी जी के साथ 17 साल अत्याचार हुआ, चलो अत्याचार हो गया। कुलकर्णी जी, आपको एक मिशन लेना चाहिए कि दोबारा किसी कुलकर्णी के साथ ये अत्याचार न हो। क्या जिस घटिया कानून का उपयोग करके अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग कांड किया था, उसी कानून का दुरुपयोग करके कुलकर्णी जी को 17 साल जेल में रखा गया। क्या वो कानून बदला? क्या? जोर से बोलिए जरा। हाँ, डॉक्टर बदल रहे हैं, दवाई नहीं बदल रही है, और जब तक दवाई नहीं बदलेगी कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, याद रखिएगा। बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से, बीमारी ठीक होती है सिस्टम बदलने से, बीमारी ठीक होती है जब पुलिस व्यवस्था बदलती है, प्रशासनिक व्यवस्था बदलती है, न्यायिक व्यवस्था बदलती है, शिक्षा व्यवस्था बदलती है। जो समस्याएं भारत में है ये चीन में है क्या? जोर से बोलिए जरा। क्या चीन का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा मेहनती है? क्या चीन का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा ईमानदार है? क्या चीन का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा राष्ट्रवादी है? नहीं। तो वहां आरडीएक्स क्यों नहीं पकड़ा जाता? वहां बम विस्फोट क्यों नहीं होता? वहां जिहाद क्यों नहीं होता? वहां पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? चीन में लव जिहाद क्यों नहीं होता? चीन में लैंड जिहाद क्यों नहीं होता? चीन में धर्मांतरण क्यों नहीं होता? चीन में घुसपैठ क्यों नहीं होती? चीन में जनसंख्या विस्फोट क्यों नहीं होता? है किसी के चीन में हिम्मत जो 12-14 बच्चे पैदा कर दे? नहीं। मैं पहले भी कह रहा हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होगी, इस गलतफहमी को दूर कर दीजिए। बीमारी ठीक होगी दवाई बदलने से। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। जो समस्याएं भारत में हैं, इसमें से 90% समस्या चीन में नहीं है। जो समस्याएं भारत में हैं, इसमें से 90% सिंगापुर में नहीं है। जो समस्याएं भारत में है, इसमें से 90% जापान में नहीं है। तो सवाल ये बनता है, राम का देश भारत, कृष्ण का देश भारत, भगवान बुद्ध का देश भारत, भगवान महावीर का देश भारत, गौतम बुद्ध का देश भारत, शिवाजी महाराज का देश भारत, राणा प्रताप का देश भारत, गुरु तेग बहादुर का देश भारत, गुरु गोविंद सिंह का देश भारत, स्वामी विवेकानंद का देश भारत, महापुरुषों का देश भारत, महावीरों का देश भारत। तो इतनी समस्याएं भारत में क्यों है? चीन में तो किसी देवी देवता ने जन्म नहीं लिया, सिंगापुर में किसी देवी देवता ने जन्म नहीं लिया, जापान में किसी देवी देवता ने जन्म नहीं लिया। फिर वो देश सुरक्षित क्यों है और हमारा देश असुरक्षित क्यों है? क्योंकि उन देशों ने राम मंदिर भले नहीं बनाया, लेकिन राम नीति लागू किया, और राम नीति है भय बिन होय न प्रीत। उन्होंने कृष्ण भगवान का मंदिर नहीं बनाया, लेकिन कृष्ण भगवत गीता को पढ़ा और कृष्ण नीति लागू किया, सठे साठ्यम समाचरे। चीन, जापान, सिंगापुर को हिंदी आती हो चाहे नहीं आती हो, लेकिन उन्होंने हमारी पूर्वजों की बात को समझ लिया, लोहा लोहे को काटता है, और उन्होंने इन्हीं सिद्धांतों को अपनी व्यवस्था में इंप्लीमेंट कर दिया। नतीजा देखिए, वो सुरक्षित है, आराम से हो रहे हैं, और यहां हमें कार्यक्रम करने के लिए कम से कम 100 पुलिस लगानी पड़ रही है। लगे हुए मैं तो देख रहा था, मैं इधर गया तो भी लगे, इधर गया तो भी लगे, इधर गया तो भी लगे हुए। क्यों? अरे हम तो नियम कानून की बात करने आए हैं। हम तो मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं, सैटरडे संडे बाहर निकलते। हम तो संविधान की बात करने आए। मुझे एक चीज बताइए, जब देश का विभाजन मजहब के आधार पे हो गया, तो मजहब के आधार पे नियम कानून चलना चाहिए क्या? जोर से बोलिए। आवाज ऐसे नहीं आ रही है। एमपी का गेहूं गौतम जी ने बताया बड़ा फेमस है, तो एमपी की आवाज भी फेमस होनी चाहिए।
जब भारत का विभाजन मजहब के आधार पे हो गया तो मजहब के आधार पे नियम कानून चलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल चलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे माइनॉरिटी कमीशन और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चलनी चाहिए क्या? मजहब के आधार पे लोन और वजीफा चलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे मदरसा और मिशनरी स्कूल चलना चाहिए क्या? जब देश का विभाजन मजहब के आधार पे हो गया तो ये 1991 का 92 का घटिया माइनॉरिटी कमीशन एक्ट कब खत्म होगा? इसके लिए आपको बोलना चाहिए कि नहीं? आवाज उठाइए, बोलना चाहिए। एक बात याद रखिए, मैं शॉर्ट में बताता हूं, जब तक अंग्रेजों का एक भी कानून भारत में है और जब तक कांग्रेस के द्वारा बनाए गए वो 50 घटिया कानून जिसको मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुका हूं, वो घटिया कानून भारत में है, भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। देश को सुरक्षित करना है, 100% अंग्रेजी कानूनों को खत्म करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, लगभग 1,500 कानून खत्म हो गए हैं, लेकिन 225 कानून अंग्रेजी आज भी चल रहे हैं और लगभग 50 कांग्रेसी कानून चल रहे हैं जो 1950 के बाद बनाए गए। जैसे मजहब के आधार पर सारी योजनाओं को चलाने के लिए 1992 में बना माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। हम काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला को वापस न ले पाए, ये 1991 में बना प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। हम बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी का नामो निशान न मिटा पाए, ये 1958 में बना एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट। हमारा योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी खत्म हो जाए, उसके लिए बना 1954 में ड्रग एंड मैजिक एक्ट। ऐसे 50 घटिया कानून हैं जो हमें बर्बाद करने के लिए बने हुए हैं। तो जब तक कांग्रेस के द्वारा कानून खत्म नहीं होंगे तब तक देश सुरक्षित नहीं होगा। समीर कुलकर्णी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं, कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बारे में बताने से केवल राजनीतिक लाभ होगा, राष्ट्र को रत्ती भर लाभ नहीं होगा। कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस की पोल खोल करने से केवल और केवल राजनीतिक लाभ होगा। न लफ्ज़ जिहाद रुकेगा, न लैंड जिहाद रुकेगा, न धर्मांतरण रुकेगा, न घुसपैठ रुकेगी, न जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। केवल और केवल राजनीतिक लाभ होगा। राष्ट्र को सुरक्षित करना है, उन समस्याओं को रोकना पड़ेगा। हम लोग सेमिनार और कॉन्क्लेव करने के मामले में तो वर्ल्ड नंबर 1 है, विश्वगुरु हैं। दुनिया में सब ज्यादा सेमिनार भारत में, दुनिया में सब ज्यादा कॉन्क्लेव भारत में, दुनिया में सब ज्यादा धरना भारत में, दुनिया में सब ज्यादा प्रदर्शन भारत में, दुनिया में सब ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत में, सब कुछ होता है। हम वीर सावरकर जी का हर साल मनाते हैं, लेकिन वीर सावरकर जी का सपना कैसे साकार होगा उस पर चर्चा ही नहीं करते। हम गुरु गोलवलकर जी की जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं। गुरु गोलवलकर जी चाहते क्या थे, उनका सपना कैसे साकार होगा, उसके लिए क्या टाइमलाइन है, उसके लिए क्या स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ना। जैसे गुरु तेग बहादुर जी के बारे में हो रहा है, बस बताया जा रहा है कि जी उन्होंने, अरे ये हमारे लिए शर्म से डूब मरने की चीज है कि जिस हमारे गुरु को धर्मांतरण के लिए प्रताड़ित किया गया, भाई मती दास को आरे से काटा गया, भाई सती दास को रुई में लपेट के जिंदा जलाया गया, भाई दयाला को खौलते पानी में डुबो के मारा गया, जिस हमारे गुरु का शीश काटा गया, और किस लिए? धर्मांतरण रोकने के लिए। वो धर्मांतरण आज भी हो रहा है। ये शर्म से डूबने की बात है, ये डूब मरने की बात है। और हमें आपको नहीं, ये संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों को शर्म से डूब मरने की बात है। उन्होंने संविधान की शपथ लिया है कि मैं एक संप्रभु राष्ट्र बनाऊंगा, मैं देश की एकता अखंडता मजबूत करूंगा। ये धर्मांतरण से देश की एकता अखंडता मजबूत हो रही है, कमजोर हो रही है? जोर से बोलिए जरा। छोटी सी बात, हमारे पास
ये पुलिस एक्ट है 1861 का, अंग्रेजों ने बनाया था। इसी कानून का उपयोग करके जलियांवाला बाग में निहत्थों पे गोली चली थी। इसी कानून का उपयोग करके कुलकर्णी जी को जेल में डाला गया। इसी कानून का उपयोग करके यूपी में पहले आतंकवादियों के मुकदमे वापस हो रहे थे। क्या ये कानून बदल गया? क्या? जोर से बोलिए। जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक पुलिस स्वतंत्र नहीं होगी, तब तक पुलिस निष्पक्ष नहीं होगी, तब तक पुलिस रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, तब तक पुलिस अकाउंटेबल नहीं होगी, तब तक पुलिस सत्ता की गुलाम बनी रहेगी। तो स्वाभाविक सी बात है, जिसकी सत्ता होगी उसके हिसाब से पुलिस काम करेगी। कांग्रेस की सत्ता थी तो जेल में डाल दिया, 17 साल जेल में डाल के रखा। यूपी में अखिलेश यादव आतंकवादियों का मुकदमा ले रहे थे। ऐसा घटिया कानून चाहिए क्या? नहीं। अरे हमने अग्नियान बना लिया, चंद्रयान बना लिया, मंगलयान बना लिया, सूर्य पे जाने की तैयारी कर रहे हैं और हम अपना कानून नहीं बदल सकते। कितनी लागत आती है कानून बनाने की? कितनी लागत आती है कानून बदलने की? इस पे आपको लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, लगातार बार बार बोलना पड़ेगा, तब चीजें बदलेगी। भारत में आप लोग कानून के जानकार तो नहीं होंगे, मैं आपसे सिंपल सा पूछता हूं, यह धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। ये लफ्ज़ जिहाद हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? ये लैंड जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? ये घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? ये जनसंख्या विस्फोट राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए 1980 में कानून बना है, इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, हिंदी में कहते हैं रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। आपको जान के आश्चर्य होगा, कानून बन गया लेकिन इसमें लिखा ही नहीं है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा क्या है। ये अनाड़ीपन देखिए। अरे भैया, अगर आप कानून बना रहे हो तो ये भी तो बताओ, इसका नाम राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है तो इसमें यह भी लिख दो कि लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, हलाल जिहाद, जो भी अपराध, ये अपराध राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो पुलिस के लिए आसान हो जाएगा। जब कानून में लिखा रहेगा पुलिस फटाफट उनके खिलाफ लगा देगी। जज साहब भी बेल नहीं दे पाएंगे, जेल में रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कानून में लिखा नहीं है, पुलिस डर के मारे लगाती नहीं है, इनसे लगा भी दिया, जज साहब जो है गुस्से के मारे कहते तुमने कैसे लगा दिया, कानून तो लिखा ही नहीं। ये लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट, ये लॉफुल एक्टिविटी है या अनलॉफुल एक्टिविटी है? जोर से बोलिए जरा। अनलॉफुल। और ये अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए हमारे पास यूएपीए है, लेकिन इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं है कि लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ ये अनलॉफुल एक्टिविटी है, तो पुलिस चाह के भी लगा नहीं सकती और जज साहब कुछ कर भी नहीं सकते। 150 साल के बाद आईपीसी बदली गई, नई बीएनएस आ गई, इसमें सेक्शन 111 है ऑर्गेनाइज क्राइम। ये लफ्ज़ जिहाद ऑर्गेनाइज क्राइम है या अनऑर्गेनाइज क्राइम है? जोर से बोलिए। संगठित होकर किया जाता है, ऐसे ही झटके में कर देते हैं, प्लान्ड वे में किया जाता है। धर्मांतरण ऐसे ही कर देते हैं, प्लान करके करते हैं, प्लान करके। घुसपैठिए ऐसे ही आ जाते हैं, प्लान करके आते हैं, प्लान करके आते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, 150 साल के बाद ये कानून आया, सेक्शन 111 है ऑर्गेनाइज क्राइम, लेकिन इस सेक्शन 111 में लिखा ही नहीं है कि लफ्ज़ जिहाद ऑर्गेनाइज क्राइम है, लैंड जिहाद ऑर्गेनाइज क्राइम है, घुसपैठ ऑर्गेनाइज क्राइम है, धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है। जब लिखा ही नहीं है तो पुलिस लगा नहीं सकती और कोर्ट सजा दे नहीं सकती, और जब तक भयभीन हो न प्रीत, जब तक कानून का खौफ नहीं होगा, ज़्यादा सजा नहीं होगी, तब तक ये अपराध रुकेगा नहीं।